7 फेरों के बाद फैसला। शहर के सबसे बड़े बैंक्वेट हॉल में उस रात रौनक अपने चरम पर थी। चारों तरफ पीले और लाल गेंदे के फूलों की भव्य सजावट थी और रंग बिरंगी लाइटें पूरे परिसर को जगमगा रही थी। हवा में महंगे इत्र की महक और शहनाइयों की गूंज घुली हुई थी। मेहमानों की भारी भीड़ स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाने और दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने में व्यस्त थी। मंडप के अंदर मंत्रोच्चार की गूंज लगातार सुनाई दे रही थी। बस कुछ ही रस्में और कुछ ही फेरों की दूरी पर करण और रोहिणी की जिंदगी का एक नया और औपचारिक अध्याय शुरू होने वाला था। लेकिन इस भव्यता और शोर शराबे के बीच मंडप में बैठी रोहिणी के चेहरे पर वह चमक या खुशी पूरी तरह गायब थी जो एक दुल्हन के चेहरे पर होनी चाहिए। उसकी आंखें सुन्न थी और बार बार उसकी नजरें मंडप के ठीक कोने में खड़े उस व्यक्ति की तरफ उठ जाती थी, सौरभ, जो पिछले 7 साल से उसका साया, उसका हमसफर और उसके हर सुख दुख का इकलौता साथी था। रोहिणी के परिवार ने उसकी इच्छा के खिलाफ जाकर जबरदस्ती उसकी शादी एक ऐसे उद्योगपति के बेटे करण से तय कर दी थी जिसके लिए रिश्ते और भावनाएं नहीं बल्कि सिर्फ नाम, खानदान और दौलत मायने रखती थी। रोहिणी ने अपने माता पिता और परिवार के हर सदस्य को मनाने की लाख कोशिश की, उनके आगे हाथ जोड़े थे, लेकिन समाज की नाक और खानदान की तथाकथित इज्जत की दुहाई के आगे किसी ने उसकी एक न सुनी। सबने यही कहा कि लड़की की मर्जी से ज्यादा घर की इज्जत बड़ी होती है। वक्त तेजी से आगे बढ़ा और पंडित जी ने भारी आवाज में मंत्र पढ़ते हुए ऐलान किया, अब अगला फेरा शुरू होगा, वर वधु आगे आए। मंडप में बैठे करण ने जैसे ही उठने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, रोहिणी ने अचानक अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने भारी लाल जोड़े, भारी भरकम गहनों और लहंगों के बोझ के साथ अपनी जगह पर खड़े होकर पूरी ताकत जुटाई और बिल्कुल साफ ठहरी हुई आवाज में कहा, पंडित जी, यह फेरा आगे नहीं बढ़ सकता। उसकी इस बात ने जैसे पूरे हॉल में भूचाल ला दिया। पल भर में ही सारे संगीत और मंत्रोच्चार की आवाजें गायब हो गई। पूरे मंडप में भयानक सन्नाटा छा गया, मानो किसी ने सांसें भी रोक ली हो। करण के पिता, जो देश के जाने माने रईस थे, गुस्से से लाल होकर अपनी कुर्सी से उठे और तेजी से आगे आए। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, रोहिणी, यह क्या पागलपन है? होश में तो हो। इतने सारे मेहमान सामने बैठे हैं, लोग क्या कहेंगे? रोहिणी ने बिना जरा भी डरे अपनी लाल और नम आंखें ऊपर उठाई और पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, पापा, लोग तब भी बहुत कुछ कहेंगे जब मैं इस शादी के बंधन में घुट घुट कर रोज मरूंगी। आज अगर मैंने अपनी खुशियों से समझौता कर लिया तो मैं अपनी पूरी जिंदगी अपनी आत्मा और खुद से हमेशा के लिए बेवफाई कर बैठूंगी। किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। रोहिणी ने अपना भारी लहंगा थोड़ा सा ऊपर उठाया, मंडप की पवित्र सीढ़ियों से नीचे उतरी और सीधे उस शून्य रह गई भीड़ को चीरती हुई कोने में खड़े सौरभ के पास पहुंच गई। सौरभ की आंखें आंसुओं से भरी थी और उसके चेहरे पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि रोहिणी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया है। रोहिणी ने आगे बढ़कर सौरभ का कांपता हुआ हाथ अपने हाथों में मजबूती से थाम लिया
और पूरे मंडप की तरफ देखते हुए ऊंची आवाज में कहा, पापा, आपने मेरा रिश्ता जबरदस्ती तय किया था, लेकिन मेरी जिंदगी, मेरा अखड़पन और मेरा सच्चा प्यार कोई समझौता नहीं है। यह मेरा अपना फैसला है। शादी के उस भव्य और महंगे मंडप में एक बहुत बड़ा और कभी न भूलने वाला सामाजिक ड्रामा हो चुका था। दूर खड़े रिश्तेदार और मेहमान तरह तरह की बातें करने लगे और थू थू करने लगे, लेकिन रोहिणी ने एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह उस घुटन भरे मंडप को हमेशा के लिए छोड़कर बाहर निकल आई, क्योंकि उसे यह अच्छी तरह समझ आ गया था कि झूठे समाज और डर के साये में घुटने टेकने से बेहतर है कि अपने सच, अपने आत्मसम्मान और अपने सच्चे प्यार के साथ एक नई और कठिन शुरुआत की जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।